अभिनंदन, आभार, नमस्कार। मेरा नाम है आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हिंदी शोभा अकादमी। आज हम एक कहानी कानों का कंगना जो राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की है, जो यूपीएससी के सहायक आचार्य अर्थात असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट की कहानी वाली इकाई में लगा हुआ है। ठीक, तो हम इसका बहुत ही अच्छे से गहनता के साथ अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। ये लगभग इससे एग्जाम में प्रश्न आते ही आते हैं हर बार। जैसे कि अगर कहानी उठती है तो बहुत प्रमुखता है इससे प्रश्न उठ, और ख़ास करके ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, इसको लेके तो अभी तक मैंने कई प्रश्न देख चुके हैं जो पूछे जा चुके हैं। ठीक, तो आइए हम प्रारंभ करते हैं राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी कानों का कंगना। ठीक, तो राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, ये जो इतना लंबा एक तो नाम, ऊपर से राजा भी, तो राजा तो इनकी उपाधि अंग्रेजों ने दी थी, जिसकी अभी हम आगे चर्चा करेंगे। और इनके बारे में पहले हम थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद हम कहानी में प्रवेश करेंगे। तो आइए जो है विलंब न करते हुए प्रारंभ करते हैं और इनका सबसे पहले हम जन्म लिख लेते हैं। ठीक है, तो इनका जन्म 10 सितंबर, ठीक, 10 सितंबर 1890 में हुआ। कब हुआ? 1890 में, और 10 सितंबर को। ठीक, उसके बाद इनका जन्म स्थान भी देख लेते हैं। तो ये जो जन्म स्थान है इनका, वो शाहाबाद बिहार है। ठीक है, शाहाबाद एक स्थान है बिहार में, शाहाबाद बिहार, बिहार स्टेट प्रांत। ठीक, तो इनका जन्म 10 सितंबर 1890 को हुआ और जन्म स्थान है शाहाबाद बिहार। ठीक, अब इनका निधन इसी समय देख लेते हैं। और निधन इनका कब हुआ? तो निधन इनका होता है 24 मार्च 1971 को। ठीक, कब होता है? 24 मार्च 1971 को होता है। अब जन्म 10 सितंबर 1890 को, जन्म स्थान शाहाबाद बिहार, निधन 24 मार्च 1971। इनके पिता का नाम जो है राजेश्वरी सिंह था। ठीक, पिता का नाम क्या था? राजेश्वरी सिंह, राजेश्वरी सिंह। ठीक, इनको प्यारे उपनाम से भी बोलते हैं। ठीक, प्यारे, किस उपनाम से बोलते थे? प्यारे। और ये जमींदार थे उस समय के। ठीक, इनकी आगे इसको इतना देख लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पे हुई, लेकिन एक रोचक बात कि इतिहास विषय से एमए थे, मतलब परास्नातक किया। और इन्होंने हिंदी साहित्य में जो है बहुत अच्छी मतलब लेखन कार्य बहुत अच्छा किया। तो ये एक देखिए रोचक विषय। ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ साहित्यकार हैं, जैसे कि हरिवंश राय बच्चन को देख लीजिए, इंग्लिश से प्रोफेसर थे और हिंदी में अद्भुत रचनाएं लिखी। इसी तरह रामविलास शर्मा थे। तो कुछ ऐसे अद्भुत, विलक्षण, जिसको कहते हैं विलक्षण प्रतिभा के लोग भी रहे हैं हिंदी साहित्य में। और तो हम देखते हैं इनकी प्रारंभिक शिक्षा। ठीक, शिक्षा देख लेते हैं। तो शिक्षा में इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो घर पर हुई, क्योंकि पहले 1890 की बात हो रही है, आज की तरह स्कूल नहीं होते थे कि प्राइमरी जाना जरूरी है। तो प्रारंभिक शिक्षा घर पर, ठीक, हुई। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? घर पर हुई। उसके बाद
उसके बाद एक सबसे बड़ी रोचक बात यह है कि 1912 में प्रयाग विश्वविद्यालय यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए किया। ठीक, बीए मतलब स्नातक लिख लिया। स्नातक में क्या किया था? बीए, बैचलर ऑफ आर्ट। ठीक, अब उसके बाद इन्होंने 1914 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने इतिहास विषय में परास्नातक किया। ठीक, इतिहास विषय में परास्नातक, पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक, तो प्रारंभिक शिक्षा इनकी घर पर हुई। 1912 में प्रयाग विश्वविद्यालय से स्नातक करते हैं। 1914 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से इलाहाबाद मतलब 2 विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन किया। दोनों बहुत महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय थे। वो थे एक प्रयागराज यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय और एक था कलकत्ता विश्वविद्यालय। उस समय दोनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी। कलकत्ता तो आज भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो स्टेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन दोनों बहुत महत्वपूर्ण थी। धीरे धीरे संस्थानों का स्तर तो गिरता जा रहा है। तो हमने इनके शिक्षा के बारे में देख लिया। ठीक, आगे हम इनके उपनाम देख लेते हैं, उपाधियां जो इनको दी गई। एक उपाधि तो इन्हें राजा की दी गई, जो राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह इनके नाम के आगे लगता है। ठीक, तो सबसे पहले उपाधि देखते हैं। उपाधि में पहले नंबर पे राजा। ठीक, राजा की उपाधि मिली। और एक और इनको उपाधि मिलती है, वो CIE की उपाधि। ठीक, दूसरा CIE की उपाधि। ठीक, उसके बाद इनका उपनाम जो है, और एक बात यहां देखने की है, वो है कि इन्हें कथा साहित्य का शैली सम्राट भी कहा जाता है। ठीक, शैली सम्राट भी कहा जाता है, भी तो कहा जाता है। इसको उपनाम समझना ठीक नहीं है, बस ये जानकारी के लिए है कि इन्हें शैली सम्राट एक विशेषता के रूप में है कि इन्हें कथा साहित्य का शैली सम्राट भी कहा जाता है। और ये जो दोनों उपाधि है ये अंग्रेजों ने दी थी। ठीक है, अंग्रेजों ने दी। तो राजा और CIE की उपाधि इनको थी, और ये दोनों किसने दी थी? अंग्रेजों ने दी थी। अब हम चलते हैं आगे। इन्होंने कई जैसे कि इन्हें पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, तो आप इसको लिखिए, उसके बाद हम देखते हैं पुरस्कार इनके। तो आइए हम अब इनके सम्मान, पुरस्कार या अलंकरण को देखते हैं। पुरस्कार व अलंकरण। ठीक, पहला, इन्हें
1962 में पद्म भूषण सम्मान दिया जाता है। अलंकरण है ये, पद्म भूषण सम्मान दिया जाता है। ठीक, यानी पद्म भूषण से इन्हें अलंकृत किया जाता है। दूसरा, 1969 में मगध विश्वविद्यालय ने 1969 में मगध विश्वविद्यालय ने इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से अलंकृत किया। ठीक, और एक ये देखने वाली बात है कि 1970 में प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इन्हें साहित्य वाचस्पति की उपाधि दी। ठीक, साहित्य वाचस्पति। देखो, साहित्य वाचस्पति है, और जब आप पीएचडी करते हैं हिंदी से, और हिंदी में जब पीएचडी करते हैं तो पीएचडी को हिंदी में जानते हैं क्या कहते हैं? नहीं पता। बहुत कम लोगों को, यहाँ तक कि मैंने कई पीएचडी करने वालों से पूछा, उनको नहीं पता कि पीएचडी को हिंदी में कहते हैं। तो पीएचडी को हिंदी में कहते हैं विद्या वाचस्पति। तो अगर आपको विद्या वाचस्पति, बहुत लोग लिखते भी हैं जो मतलब डॉक्टर नहीं लिख के विद्या वाचस्पति, जैसे आप मानिए मुझे अपना नाम लिखना है, विद्या वाचस्पति आशुतोष त्रिपाठी लिखना है, लिख सकते हैं, मेरा अधिकार है। या फिर मैं डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी लिख सकता हूँ, वो मेरे ऊपर है। मतलब हमें विद्या वाचस्पति लिखा रहता है, और बाकायदा जो हिंदी शब्दों का प्रयोग करती हैं यूनिवर्सिटियाँ, वो लिख के देती हैं। तो विद्या वाचस्पति होता है पीएचडी की हिंदी। ठीक, तो साहित्य वाचस्पति की उपाधि प्रदान की। ठीक, 1962 में पद्म भूषण सम्मान मिलता है। ठीक, 1969 में मगध विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की उपाधि से अलंकृत किया। डॉक्टरेट मतलब जो अब पीएचडी जब करेंगे आप, तो आप डॉक्टरेट की उपाधि मिलेगी। ठीक, लेकिन जब हम किसी को वो डॉक्टरेट दे देते हैं, गिफ्ट कर देते हैं कि आप डॉक्टर लिख सकते हैं, कोई यूनिवर्सिटी करती है, तो उसको फिर डॉक्टरेट बोल सकते हैं, पीएचडी नहीं बोल सकते, क्योंकि वो डॉक्टर लिखने के उसके बाद बहुत लोग लिखते भी हैं डॉक्टरेट जिनको मिल जाता है। तो इसको हम डॉक्टरेट ही बोल सकते हैं कि आप डॉक्टर लिखने के अधिकारी हो जाते हैं जब कोई विश्वविद्यालय आपको डॉक्टरेट की उपाधि देता है। जैसे हम लोग हैं, जब तक पीएचडी नहीं कंप्लीट करेंगे डॉक्टरेट की उपाधि नहीं मिलेगी। उसी तरह इन लोग, जैसे किसी विद्वान को दिया जाता है जब डॉक्टरेट की उपाधि, तो जब वो ऐसी विद्वता उनको होती है तो यूनिवर्सिटियां खुद अपना डॉक्टरेट उनको प्रदान करती हैं उपाधियां। ठीक, तो मगध विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की उपाधि से अलंकृत किया। 1970 में प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इन्हें साहित्य वाचस्पति, ये भी डॉक्टरेट के ही समान है, साहित्य वाचस्पति की उपाधि प्रदान की, और पद्म भूषण मिला हुआ है। ठीक, तो हमने देखा अभी तक राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह के व्यक्तित्व के बारे में। इन्होंने उपन्यास, नाटक, कहानी कई क्षेत्रों में जो है अपनी कलम चलाई, जिसकी चर्चा ना करेंगे हम, क्योंकि आगे हम बढ़ते हैं कानों में कंगना की तरफ। ठीक, वहां प्रवेश करते हैं और देखते हैं एक रोचक कहानी, और ये कहानी जरूर पढ़नी चाहिए हर व्यक्ति को, हर उस व्यक्ति को जो भटक जाता है आसानी से कि कभी भी संबंध सुख जो है वो अस्थाईपन में है। ठीक, इस कहानी में कामुकता और प्रेम के समर्पण, ऐसे तमाम बिंदुओं को देखा गया है, जिसको हम स्थापना के रूप में आपसे बहुत अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। और
आप एक बात तो याद रखना है कि इस कहानी की पत्रिका इंदू में प्रकाशित हुई, कम से कम भैया 4-5 बार पूछा जा चुका है, तो ये याद रखना है। यूजीसी नेट पूछ चुका है, कई यूनिवर्सिटियां पूछ चुकी हैं, ठीक, और भी कई ये टीजीटी पीजीटी लेवल के एग्जाम में पूछा जा चुका है, मतलब कुल मिला हायर में पूछा जा चुका है। तो अब हम देखने जा रहे हैं कहानी कानों में कंगना। कानों में कंगना। अब हमें यहां से कहानी में हम प्रवेश कर रहे हैं और सबसे पहले हम देखते हैं इसका प्रकाशन वर्ष, ठीक। तो ये 1913 में आया। प्रकाशन वर्ष क्या है इसका? प्रकाशन वर्ष। हम लेखक तो आप जान ही रहे हैं, तो लेखक नहीं लिखवा रहे हैं एक हेडिंग इसमें, अभी सीधा कानों में कंगना से पढ़ा देते एक हेडिंग केवल बन जाती, लेखक की काम खत्म हो जाता। लेकिन हमें किसी रचनाकार को अगर विशेष रूप से रखा गया है, मतलब एग्जाम में, हमारे पाठ्यक्रम में, एग्जाम में नहीं पाठ्यक्रम में, तो हमें उनके व्यक्तित्व के बारे में भी थोड़ा जानना आवश्यक है, ठीक है। तो अब भाई हम और को तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो मुख्य रचनाकार हैं, कोई मुख्य रचनाकार की रचना होती है तो उसको जरूर रखा जाता है। अगर मुख्य है तभी रखा गया है, तो अगर मुख्य है तो हमें उसके बारे में भी थोड़ा सा प्रमुखता से कुछ बातों का अध्ययन करना चाहिए, ठीक। तो हम प्रकाशन वर्ष इसका कब है? 1913 में। और कहां प्रकाशित हुई? तो प्रकाशक या प्रकाशन पत्रिका, तो प्रकाशन पत्रिका है इंदू, ठीक। इंदू पत्रिका में, ये सुपर मोस्ट में रखिएगा, इंदू पत्रिका। प्रकाशित पत्रिका, प्रकाशन पत्रिका कौन सी है? प्रकाशित रचना होती है, प्रकाशन प्रकाशित करने वाली होती है, ठीक। तो कानों में कंगना ये सुपर मोस्ट है, इसको आप समझ के लिखिए, सुपर मोस्ट। प्रकाशन 1913 में प्रकाशित इंदू पत्रिका, ठीक है। अब आइए हम आगे देखते हैं। इसमें जो मुख्य कहानी है, और इसकी दो बात और लिख लेते हैं, शैली लिख लेते हैं पहले, फिर हम कथानक की चर्चा बहुत अच्छे ढंग से, पात्र लिखेंगे, फिर कथानक देखेंगे, फिर हम स्थापनाएं लिखाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम स्थापनाओं के साथ फिर हम कहानी के महत्वपूर्ण जो संवाद हैं या पंक्तियां हैं उनको देखेंगे और कहानी को समाप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं। हमारी तरफ से कोई भी ऐसा बिंदु नहीं छोड़ा जाता है जो एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण हो, ठीक। तो इस बात का या तो आप खुद जो है ध्यान दीजिए, नहीं तो हम जो है दे रहे हैं। चलिए आप केवल अध्ययन कीजिए। शैली क्या है? शैली में मुख्य वार्तालाप शैली है, अपनी आप बीती जो है नायक बता रहा है। लेकिन एक बात और है, इसमें फ्लैशबैक शैली भी है, क्योंकि नायक ये घटना तब बताना प्रारंभ करता है जब उसके साथ सारी घटना हो चुकी रहती है। तो वो पूर्वदीप्त शैली, अपने पीछे की घटनाएं, उसके शादी, उसके प्रेम संबंध कब से प्रारंभ हुए, इन चीजों का वर्णन वो करता है। तो शैली में हमें दो लिखना है, क्या? एक तो वार्तालाप और दूसरी पूर्वदीप्त शैली, ठीक। वार्तालाप और पूर्वदीप्त शैली का प्रयोग, ठीक है। वार्तालाप और पूर्वदीप्त शैली का प्रयोग, ये आप लिख लीजिए। फिर हम अगले उसमें चलते हैं, पात्र देखेंगे, ठीक। तो पात्र से ही हम आगे कथानक की चर्चा करते चलेंगे। आइए, कहानी कानों में कंगना कब आई? 1913 में आई, ठीक। और प्रकाशन पत्रिका कौन सी है? इंदू पत्रिका। इंदू सुपर मोस्ट है। इंदू ने जो है कंगना, कानों में कंगना किसने पहना? इंदू ने। तो इंदू के कानों की कंगना है 1913 में। तो किसी तरह याद कर लीजिए, इंदू याद होना चाहिए बस। तो
हमने देखा कानों में कंगना 1913 में आई, इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई और वार्तालाप और पूर्व दीप्त शैली का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना। अब हम चलिए पात्र की तरफ बढ़ते हैं और इसमें जो पात्र हैं वो ज्यादा तो पात्र नहीं है। मुख्य पात्र 3 कह सकते हैं या फिर 2 ही हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि तीसरा अगर किन्नरी को मुख्य पात्र ले तो हो सकता है, लेकिन 2 तो किरण और जो है नरेंद्र ही रहता है। तो आइए देखते हैं। हम पहले यहीं लिख देते हैं कि कानों का कंगना कहानी है। ठीक, अब हम इसको देखेंगे इसके पात्र। ठीक, पात्र में सबसे पहले देख लेते हैं किरण। किरण नायिका है। ठीक, नायिका है, योगीश्वर की पुत्री है, पुत्री है। ठीक, और क्या है? योगीश्वर की पुत्री है, नरेंद्र की प्रेमिका व पत्नी रहती है। ठीक, पत्नी रहती है, प्रेमिका क्या कहना, जब पत्नी हो जाए तो पत्नी, तो ये भी देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा, इसमें हम नरेंद्र को देखते हैं। नरेंद्र, नरेंद्र नायक का मुख्य पात्र है। नायक है मतलब कहानी का मुख्य पात्र है, नायक है, और यह किरण का पति है। किरण का पति। ठीक, किरण का पति है। और तीसरा, हम योगीश्वर को देखते हैं। ठीक, योगीश्वर, योगीश्वर कौन है? जो है गुरु रहता है। ठीक, वह किरण का पिता है, जिसके पास अध्ययन करने आता है कौन? नरेंद्र। ठीक है, और नरेंद्र जब अध्ययन करने आता है तो हम जो है अगले नंबर पे जो सुपर मोस्ट इसकी अन्य पात्र है वो है किन्नरी। किन्नरी, नरेंद्र नरेंद्र जो है इसी से प्रेम करता है। ठीक है, मतलब बाद में इसी पर बहुत मोहित हो जाता है और अपना सारा धन खजाना लुटा देता है। तो नरेंद्र की प्रेमिका। ठीक, बस उसके बाद फिर एक मोहन लिख लीजिए, एक जूही, बस और कोई पात्र नहीं है। तो मोहन इसका मित्र रहता है। मोहन क्या है? मित्र है। किसका? मोहन नरेंद्र का मित्र है। नरेंद्र का मित्र। और एक पात्र रहती है जूही, जो उनका 5-6 यहां लिख लीजिए। एक पात्र जूही है, और जूही क्या है कि इनका नरेंद्र का प्रेम पत्र पहुंचाती है। नरेंद्र का प्रेम पत्र, एक जगह 2 जगह इसका वर्णन है, तो 2 जगह नरेंद्र का प्रेम पत्र किसके पास पहुंचाती है? किरण के पास। किरण के पास पहुंचाती है। ठीक, बस इतने ही पात्र हमें देखने हैं। अब हम देखते हैं इसके कथानक को। ठीक है, दरअसल
इस कहानी का आरंभ होता है, हम किताब दृष्टि से बता रहे हैं। नायक का प्रवेश होता है। नायिका यानी कि किरण शरारत में अपने कानों में कंगना पहनी हुई है। नायक पूछता है कंगना कहाँ है, वो ऐसे दिखाती है तो नायक कहता है कानों में कंगना, और वो कान निकाल लेता है। यहीं से कहानी का प्रारंभ होता है। कहानी आप बीती शैली यानी अपनी बातों को बताया गया है और नायक अभी बताना जहाँ शुरू करता है ये प्रारंभ से, किंतु वो अभी बैठा है जब नायिका का निधन हो चुका है। ठीक, वहाँ बैठा है उस परिस्थिति में और कहानी बताना शुरू कर रहा है। तो हम आपको कहानी बताना शुरू कर रहे हैं। नायक अर्थात नरेंद्र और किरण, इनकी कहानी है। नरेंद्र प्रेम करता है किरण से, लेकिन प्रेम करने से पहले थोड़ा चलते हैं। जो योगीश्वर रहते हैं वो और उनके एक मित्र रहते हैं, बहुत खास सखा, उनका लड़का रहता है। ये कौन? नरेंद्र। तो वो उनको बताते हैं कि आप जाके योगीश्वर से अध्ययन कर लेना, पढ़ लेना। वो आता है लड़का नरेंद्र अध्ययन करने, इन्हीं के पास अध्ययन करता है, सीखता है। मैंने काफ़ी जो है कहानी आगे पढ़ दी थी, कथानक, तो अपरिहार्य कारणों से, क्या अपरिहार्य नहीं, ये दरअसल स्पेस के अभाव में वीडियो कट गई, तो वो कब पॉज हो गई पता ही नहीं चला। तो फिर आइए हम आगे देखते हैं। मैंने वीडियो में देखा जहाँ तक है, उसके आगे का मैं देखता हूँ। तो मैंने ये लिख भी लिया था, काफ़ी अच्छा, मतलब पूरा कथानक ही पढ़ डाला था, मैंने बता डाला था। चलिए आइए देखते हैं। तो योगीश्वर जब जो है उसके पास आता है अध्ययन करने, कौन? नरेंद्र। तो आप अभी अब पीछे चर्चा ही कर चुके हैं वीडियो में जो है कि वो उनके पिता के मित्र जो है, मतलब उनके पिता के मित्र रहते हैं योगीश्वर, तो उन्हीं के पास उनको भेजते हैं कि जो है जाइए आप वहाँ अध्ययन करना। तो ये बात रहती है। उनका बाद में स्वर्गवास भी हो जाता है। किसका? इनके पिता का, नरेंद्र के। तो हाँ, तो हमने यहाँ पे जब आते हैं अध्ययन करते हैं, अध्ययन करने के बाद क्या करते हैं कि ये गुरु दक्षिणा में देते हैं इनको कुछ वस्त्र, कुछ मिठाइयाँ और कुछ भी बहुत सारी चीज़ों के साथ 2 कंगना सोने का, और सब चीज़ वापस कर देते हैं। ये सारे जितने सामान लाके गुरुदक्षिणा में देता है नरेंद्र, योगीश्वर वापस कर देते हैं। लेकिन उसमें से जो रहती है किरण, वो 2 सोने के जो कंगना रहते हैं ना, कंगन, वो उठा ले जाती है, बाकी सब वापस हो जाता है। अगले दिन, अच्छा यहाँ एक बात और देखना है कि जो योगीश्वर का आश्रम है ना, वो कहाँ है? ऋषिकेश में है। ये पूछ सकता है, ठीक? तो कहाँ है? ऋषिकेश में है। तो वहीं पे ये सारा अध्ययन कार्य होता है, वहीं पे रहती है ये सारा आश्रम, वहीं पे। और वहीं पे इनको पढ़ने के दौरान ही किरण और जो है नरेंद्र में प्रेम होता है, ठीक? अब मतलब शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, दीक्षा, क्योंकि ये गुरुदक्षिणा दिया जा चुका है। कांगनो अगले दिन मिलने आता है, कौन? नरेंद्र किरण और गुरुजी से यानी योगीश्वर से पहुंचता है, पूछता है अरे कंगन कहाँ है? तो वो दरअसल ऐसे दिखाती है, ये है मतलब। तो वो कहता है कानों में कंगना, तो वो निकाल लेता है और उसको दे देता है। तो उसके बाद मतलब पहना देता है, हाथों में देने का मतलब ये है। तो हाथों में पहना देता है। ये बात बाद में फिर इनको बुलाते हैं, कौन? योगीश्वर, और समझ जाते हैं आगे के वृत्तांत को, घटनाओं को, कि कुछ पल रहा है प्रेम। तो फिर वो उनका हाथ सौंप देते हैं, किरण का योगीश्वर किरण का हाथ नरेंद्र को सौंप देते हैं और इनका विवाह हो जाता है। कुछ समय पश्चात उनका निधन हो जाता है योगीश्वर का। अब ये दोनों लोग मुरादाबाद में रहने लगते हैं। आइए, अब एक बात मैंने ये लिखी हुई थी, मैंने कहानी बताई हुई थी इसका, कि मुरादाबाद में ये नरेंद्र व किरण 2-3 वर्ष तक रहे, ठीक? जब वहां रहने लगता है तो वहां उनका एक मित्र रहता है, क्या नाम? मोहन भैया।
इसी मोहन के यहाँ अगर पार्टी नहीं होती तो नरेंद्र का परिवार कभी नहीं उखड़ता, मतलब कारण बन गया। जैसे मंथरा को रामायण का कारण माना जाता है, तो ये सब कहने की बातें हैं। तो आइए देखते हैं। तो मोहन के यहाँ एक पार्टी रहती है, कार्यक्रम रहता है, वहां जाता है कौन? नरेंद्र अकेले जाता है, किरण नहीं गई है, ये बात ध्यान रखना है। अब किन्नरी, वहां एक किन्नरी का नृत्य चल रहा होता, भव्य एकदम। और वहां जैसे जब मित्र लोग रहते हैं ना, तो अगर कोई अच्छा लग गया तो चढ़ा देते हैं आपको। आज भी देखते ही होंगे, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, अरे बहुत अच्छा लग रहा है या बहुत अच्छी लग रही है, तो आप अपने आप को लगता है कि हमसे ज्यादा उसके लिए कोई अच्छा नहीं, हमारे लिए उससे ज्यादा। बस वही हाल किसके साथ हुआ? नरेंद्र के साथ। नरेंद्र को लगा किन्नरी से सुंदर सृष्टि में कोई नहीं है, और किन्नरी भी नरेंद्र को मानने लगी, प्रेम करने लगी। फिर क्या होता है? फिर ये भैया, फिर यहीं से इनके परिवार का विघटन शुरू होता है नरेंद्र के। और किरण से झूठों की माला, ऐसे वाक्य बोला गया, झूठों की माला पहना पहना के सारे गहने और जो सोने की माला उसको लाके जो है इनको पहनाता, किन्नरी को। तो झूठ बोल बोल के इनसे किरण से सारे गहने, सारे सोने, जो भी महंगी वस्तुएं, अच्छी वस्तुएं सब लाके किन्नरी को दे देता है। और किन्नरी तभी भाव देती जब कुछ लेके जाता है। अब क्या हुआ? एक दिन पता चल गया किरण को, और किरण को जब पता चलता है तो ऐसा लिखा है उस कहानी में, को पछाड़ खा के गिर जाती है, यानी मतलब क्या कहते हैं, अचेत हो जाती है, गिर जाती है और झटका लगता है उसे। फिर उसे क्या होता है कि वो बात समझ जाती है, वो ऐसा आघात कि वो बीमार हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद नरेंद्र नहीं मानता है, ठीक। और नरेंद्र मांग मांग के गहने, सोने चांदी ले जाके उनको देते रहता है। एक दिन ऐसा आता है कि वो एकदम मरणासन्न स्थिति में पड़ी हुई है, एकदम बिस्तर पे अपने, और जैसे प्रतीक्षा कर रही हो कुछ बोलने की। मैं नहीं, ऐसा नायक लिख रहा है कहानी में, आप बीती बता रहा है। वो जब वहां पहुंचता है, मतलब पहले वो जूही को आवाज देता है कि कुछ बचा हो तो ले आओ, मुझे ले जाना है। तो नहीं बोलती, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, जूही भी कुछ नहीं। फिर जाता है ऊपर, पूछता है कुछ बचा है तुम्हारे पास? कहती हां। क्या? तो वो ऐसे कान करके दिखाती है कि कानों में कंगना। दो घटनाएं दिखाते ही, दो घटनाएं घटित हो गई तुरंत। एक तरफ नायिका का निधन, तुरंत नायिका मृत हो जाती है। दूसरी तरफ नायक के हृदय में ऐसा वज्रपात होता है, ऐसी बिजली चमकती है, ऐसा आश्चर्यचकित हो जाता है, अरे मैं क्या कर रहा हूं। उसे देखते ही उसे सब सारा संबंध, प्रेम, सब कुछ याद आ जाता है। लेकिन नायिका नहीं रहती। नायक कहता है कि जिस तरह दुष्यंत को शकुंतला की अंगूठी देख के याद आ जाता है और उसे सारे लोक में ढूंढ के मंगा लेता है, लेकिन मेरे पास, वो राजा था, मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है, और मेरी जो मतलब किरण है वो तो इस लोक में है भी नहीं। इसी पश्चाताप के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है। और ये एक सबक सिखा के जाती है कि हमें कामुकता के चक्कर में अपने परिवार को विखंडित नहीं करना चाहिए, ठीक है। प्रेम हमेशा वही काम आते हैं, संबंध हमेशा वही काम आते हैं, वही साथ देते हैं जिनकी प्रगाढ़ता होती है, जिनमें अस्थाईपन होता है। कोई भी हो, मित्रता है, अगर अस्थाई है तभी वो आपका साथ देगा। अगर आज मस्ती करने के लिए आए, कल चला जाएगा, तो उस पर कभी भरोसा नहीं करना है, ठीक। तो ये कहानी हमें सब सिखा के जाती है। तो अब हम आइए, कथानक समझ लिए। हमें नहीं लगता कि आपको कुछ लिखाने की जरूरत है, इतना बेहतर ढंग से हमने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। और अगर एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा समझ लीजिएगा। तो हमें दो बात देखना है कि योगीश्वर के आश्रम कहाँ है? ऋषिकेश में है। और मुरादाबाद में नरेंद्र व किरण 2 साल रहते हैं। मोहन के घर जो पार्टी थी उसी में जाते, वहीं से सारा जो है क्लेश शुरू होता है। तो आइए अब हम स्थापना देखेंगे। स्थापना के बाद कुछ महत्वपूर्ण कहानी की पंक्तियां देखेंगे और कहानी का समाप्त इतिश्री करेंगे, ठीक। तो आइए अब हम देखते हैं कहानी की महत्वपूर्ण स्थापनाएं।
की महत्वपूर्ण स्थापनाएं। ठीक, स्थापनाएं क्या है पहले नंबर पे जो हमें जानने की जरूरत है कि मनुष्य के विवेक को जागृत करने वाले स्थलों का सूक्ष्म वर्णन करती है यह कहानी। ठीक, यह कहानी मनुष्य के विवेक को मनुष्य के विवेक को जागृत ठीक करने वाले मनुष्य के विवेक को जागृत करने वाले स्थलों का सूक्ष्म वर्णन। ठीक, एक बात तो ये हो गई कि कहानी मनुष्य के विवेक को जागृत करने वाले स्थलों का सूक्ष्म वर्णन है। दूसरा, इस कहानी में वासना और प्रेम के भेद को स्पष्ट किया गया है। ठीक, इस कहानी में वासना व प्रेम के भेद को स्पष्ट किया गया है। ठीक, इस कहानी में वासना व प्रेम के भेद को स्पष्ट किया गया है। आगे यह कहानी समाज में स्त्री की स्थिति को स्वतः जाहिर करती है, स्वतः प्रकट करती है। तो यह कहानी इसमें तो आएगी नहीं, इतने में अगले देखते हैं। ठीक है, चलिए इसको इतना लिख लीजिए कि यह कहानी मनुष्य के विवेक को जागृत करने वाले स्थलों का सूक्ष्म वर्णन है। इस कहानी में वासना व प्रेम के भेद को स्पष्ट किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह कहानी समाज में स्त्री की स्थिति को यह कहानी समाज में स्त्री की स्थिति को स्वतः प्रकट करती है। ठीक, अगला क्या देख लें, सब स्थापनाएं ही है कहानी के संबंध में। इसी से संबंध आपको कुछ ना होगा तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप इस कहानी से संबंध यूजीसी नेट में जब 4 पंक्तियां देके पूछेंगे तो आपको कोई हराने वाला नहीं होगा कि ऐसा नहीं कि आपको समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह रचना, यह कहानी, ठीक, यह कहानी पुरुष की निर्बल प्रवृत्ति में, यह कहानी पुरुष की निर्बल प्रवृत्ति में और पुरुष के झूठे आकर्षण में, निर्बल प्रवृत्ति में और पुरुष के झूठे आकर्षण में, यहां ये प्रवृत्ति वाला में, जब 2 एक में लग गया और के साथ तो जरूरत नहीं। यह कहानी पुरुष की निर्बल प्रवृत्ति और पुरुष के झूठे आकर्षण में डूबे रहने की उसकी कमजोरी,
डूबे रहने की उसकी कमजोरी, डूबे रहने की उसकी कमजोरी पर करारा प्रहार है। ठीक, करारा, कैसे करारा प्रहार है आप बता सकते हैं? नरेंद्र के हाथ में कुछ रह गया क्या? कुछ नहीं रह गया। पत्नी चली गई, कुछ नहीं दे पाए तो किन्नरी भी छोड़ के चली गई। सोचो, कोई रह ही नहीं गया, अकेला था, अकेला रह गया। आगे, यह कहानी पुरुष की निर्बल प्रवृत्ति और पुरुष के झूठे आकर्षण में डूबे रहने की उसकी कमजोरी पर करारा प्रहार है। यह कहानी समाज में स्त्री की स्थिति को स्वतः प्रकट करती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अगला हम देखें कि भोली स्त्री के पीड़ा का मौन चित्रण है। ठीक, भोली, भोली मतलब अबला। ठीक, तो यहां अबला भी लिख लीजिए। अबला, अबला स्त्री के पीड़ा, अबला स्त्री के पीड़ा का चित्रण। और अगला हम देख लेते हैं, प्रकृति का सुंदर चित्रण है। इसमें एक चीज तो ये है, मैं पढ़ा जब तो प्रकृति का मतलब मुझे मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे कहीं कहीं इतना अनावश्यक प्रकृति वर्णन लगा कि मतलब चीजें रिलेट ही नहीं हो पा रही हैं। हम कहाँ उसी में भटक जा रहे हैं, उसके प्रकृति सुंदर में ही, प्रकृति सौंदर्य में ही। तो आइए देखते हैं कि प्रकृति का सौंदर्य वर्णन बहुत भर भर के हुआ है। ऐसा नहीं है कि गलत हुआ है या अतिशयोक्त पूर्ण हुआ है, लेकिन जरूरत से ज्यादा हुआ है। आगे हम देखते हैं, प्रेम और आदर्शवाद की स्थापना। प्रेम व आदर्शवाद की स्थापना। ठीक, आगे, कानों में कंगना, कंगना कहानी का प्रारंभ बेहद रुचिकर है। ठीक, बेहद रुचिकर है और अंत दुखद। अंत कैसा है? दुखद है। ठीक, तो ये हो गई महत्वपूर्ण स्थापनाएं। भोली स्त्री के पीड़ा का चित्रण, प्रकृति का सौंदर्य वर्णन, प्रेम व आदर्श की स्थापना, कानों में कंगना कहानी का प्रारंभ बेहद रुचिकर है, अंत दुखद है। ठीक, और पश्चाताप के साथ ये उपन्यास और नाटक कहानी समाप्त होती है, तो दुखद तो होगा ही, और अंत में नायिका भी मृत हो जाती है, नायिका की। तो आइए हम देखते हैं अब इसके महत्वपूर्ण संवाद को और फिर कहानी को समाप्त करते हैं। तो आइए हम देखते हैं
कानों में कंगना के महत्वपूर्ण संवाद। ठीक है, संवाद। पहला हम देखते हैं, किरण तुम्हारे कानों में क्या है? किरण तुम्हारे कानों में क्या है? किरण तुम्हारे कानों में क्या है? ठीक। और उसी में फिर आगे आता है, अरे कानों में कंगना। कंगना, ठीक, अरे कानों में कंगना। तो इस तरह से अरे कानों में कंगना मतलब एक प्रकार से प्रश्नवाचक है ना, अरे कानों में कंगना। ठीक, आगे। संध्या हो चली थी। संध्या हो चली थी, सुनहरी किरणें सुदूर, सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा में देख रही थी। सौंदर्य वर्णन देखिए प्रकृति का। पर्वत की संध्या हो चली थी, सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा में देख रही थी। ठीक, एक तो ये हो गई। और आगे देखते हैं कि मैंने चटपट उसके कानों से कंगन उतार लिया। ठीक, मैंने चटपट कानों से उसका कंगन उतार लिया। अगला तीसरा देखते हैं कि मैंने चटपट उसके कानों से कंगन उतार लिया। मैंने चटपट उसके कानों से कंगन, ठीक, उतार लिया। कंगन का वर्णन बहुत मिलता है साहित्य में। ठीक, तो मैंने चटपट उसके कानों से कंगन उतार लिया। ठीक, आगे देखते हैं। समय का अद्भुत चक्र है। वैसे कहानी से पत्रिकाएं कम पूछी जाती हैं, उसकी विषय वस्तु वर्ण व्यवस्था पंक्तियां कम पूछी जाती हैं और उसकी वर्ण विषय वस्तु ये ज़्यादा पूछी जाती है। किन चीज़ों का वर्णन है, क्या सीख मिल रही है। ठीक, तो आगे हम देखते हैं कि समय का अद्भुत चक्र है। समय का अद्भुत चक्र है। जिस दिन समय का अद्भुत चक्र है, जिस दिन मैंने धर्म ग्रंथ से मुंह मोड़ा। बहुत मोस्ट लाइन है, इसको सुपर मोस्ट में डालिए। ठीक, जिस दिन मैंने धर्म ग्रंथ से मुंह मोड़ा। समय का अद्भुत चक्र है। जिस दिन मैंने धर्म ग्रंथ से मुंह मोड़ा, उसी दिन समय का अद्भुत चक्र है। जिस दिन मैंने धर्म ग्रंथ से मुंह मोड़ा, उसी दिन
कामदेव ने वहां जाकर उनकी किताब का पहला सफ़ा उल्टा। उसी दिन कामदेव वहां जाकर उसी दिन कामदेव वहां जाकर उनकी किताब का पहला सफ़ा पलटा। ठीक, पहला सफ़ा पलटा या उल्टा है, क्योंकि जब शब्द में लिखवा रहे हैं तो भावना की जरूरत नहीं है। समय का अद्भुत चक्र है। जिस दिन मैंने धर्म ग्रंथ में मुंह मोड़ा, उसी दिन अच्छा 2 बार हो गया। उसी दिन कामदेव वहां जाकर उनकी किताब का पहला सफ़ा उल्टा। ठीक, और अगला देखते हैं। बहुत मोस्ट है ये। अगला देखते हैं कि इतने दिनों की धर्म शिक्षा, शतवत्सर की पूज्य लक्ष्मी, बाप दादों की कुल प्रतिष्ठा। इतने दिनों की धर्म शिक्षा, इतने दिनों की धर्म शिक्षा, इतने दिनों की धर्म शिक्षा, शतवत्सर। ठीक, शतवत्सर की पूज्य लक्ष्मी, शतवत्सर की पूज्य लक्ष्मी, बाप दादों की कुल प्रतिष्ठा, बाप दादों की कुल प्रतिष्ठा, पत्नी से पवित्र प्रेम, पत्नी से पवित्र प्रेम, इतने दिनों की धर्म शिक्षा, शतवत्सर की पूज्य लक्ष्मी, बाप दादों की कुल प्रतिष्ठा, पत्नी से पवित्र प्रेम, एक एक करके उस प्रतीप्त वासना कुंड में भस्म होने लगे। एक एक करके उस प्रतीप्त वासना कुंड में भस्म होने लगे। ये अपने बारे में कह रहा है, पश्चाताप। इसको सुपर मोस्ट में रखिए भैया, बहुत मोस्ट पंक्ति है ये। ठीक, भस्म होने लगे। ठीक, आगे एक और देख लेते हैं, इसको लिख लीजिए।
अगला हम देख लेते हैं एक कि दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली। दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली। शकुंतला आगे लिखते हैं। दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली, भूली शकुंतला उस पर याद आ गई। भूली शकुंतला उस दुष्यंत की अंगूठी पहचान ली, भूली शकुंतला उस पल याद आ गई। ठीक है, उस पल याद आ गई। लेकिन दुष्यंत सौभाग्यशाली थे। बस इतना ही लिखिए। ठीक, मोस्ट ये भी है क्योंकि आप पकड़ ही नहीं पाएंगे कि कहाँ कंपेयर हो रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कहानी कानों का कंगना, जिसमें हमने देखा राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह के सामान्य जीवन परिचय के बारे में। उसके बाद हमने देखा उनके कहानी कानों का कंगना के बारे में, जिसमें हमने देखा पात्र, जिसमें हमने महत्वपूर्ण कुछ शैली देखी कि वार्तालाप शैली और किस शैली में प्रयोग हुआ है, पूर्वदीप्त शैली का प्रयोग हुआ है। इंदु पत्रिका में 1913 में प्रकाशित हुई। ठीक, और ये हम इस मेन याद रखना, इंदु पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कानों में कंगना, इसमें पात्र हमने देखे। पात्र में हमने देखा कि योगीश्वर जो पिता है, उसकी पुत्री किरण और उसका शिष्य नरेंद्र, जो एक दूसरे से किरण और नरेंद्र प्रेम करते हैं, शादी करते हैं। और बाद में अंत में ये दुखांत कहानी है। अंत में नायिका का निधन हो जाता है, नायक पश्चाताप के आंसू रोता है और वो किन्नरी के प्रेम के चक्कर में अपना सारा धन, वैभव, यश, कीर्ति, दादा बाप की मर्यादा सब कुछ लुटा देता है। पवित्र पत्नी का प्रेम भुला देता है, जिसके कारण पत्नी से भी जो है पत्नी का निधन हो जाता है। तो ये कहानी जीवन में सीख देने का कार्य करती है और जो हर व्यक्ति को इसको जरूर पढ़ना चाहिए। इससे थोड़ा सा प्रेरणा और मोटिवेशन मिलता है कुछ गलत काम ना करने का। तो आइए फिर हम बढ़ते हैं आगे, अगली कहानी देखेंगे अगले चलचित्र पाठ में। तब तक आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, और पढ़ते रहिए, हम आपका सहयोग करते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।